एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शालू जैन। जैसा कि आपको पता है, हम सीडीपी के जो है क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज जो है हम 2022 का जो है वो पेपर डिस्कस करेंगे कि 2022 में जो है वो कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आए थे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक जो है वो गौण होता है। A type of intelligence test in which the difficulty level of questions gradually increase and the time factor is secondary। कि वो बुद्धि परीक्षण जिसमें क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, उसको तो हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन जो हमारा जो टाइम फैक्टर है वो क्या रहता है, हमारा सेकेंडरी रहता है। तो वो कौन सा टेस्ट होता है? वो वर्बल टेस्ट होता है, पावर टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट। तो उसको हम कहते हैं पावर टेस्ट। क्या कहते हैं? पावर टेस्ट। अगर देखो यहाँ पर टाइम की बात की जाती तो वो स्पीड टेस्ट बन जाता, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो कैसा फैक्टर है? यहाँ पर टाइम जो है वो सेकेंडरी फैक्टर है। अगर टाइम जो है यहाँ पर प्राइमरी फैक्टर होता, कौन सा फैक्टर होता है? प्राइमरी फैक्टर जो है वो टाइम होता, तो क्या हो जाता? स्पीड टेस्ट बन जाता। लेकिन यहाँ क्या है, टाइम जो है वो सेकेंडरी फैक्टर है, इसलिए ये कौन सा टेस्ट बनेगा? पावर टेस्ट जो है ये बन जाएगा। A teaching learning strategy in which small groups of students with different level of ability use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject। ये एक शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। तो उसको जो है हम क्या कहते हैं? मल्टी सेंसरी लर्निंग कहते हैं, टीम टीचिंग कहते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं, या प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं। देखो, जब अगर मान लो क्या होता टीम टीचिंग, देखो यहाँ पर जो है मल्टी सेंसरी तो किसी भी तरीके से नहीं बन रहा, प्रोग्राम भी नहीं बन रहा। अब दो ऑप्शन में जो हाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे वो कि टीम टीचिंग होगा या कोऑपरेटिव लर्निंग होगा। देखो, टीम टीचिंग क्या होता है? टीम टीचिंग में तो टीचर मिलके बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, कि एक टीचर जो है कुछ पढ़ा रहा है, एक टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, वो होती है टीम टीचिंग। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट लेवल के बनाए जाते हैं। मीन्स कि अलग अलग लेवल के जो हैं स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बनाए जाते हैं। ग्रुप्स के स्टूडेंट्स का जो है एक छोटा छोटा ग्रुप बना दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल का, ठीक है। और फिर उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उनसे लर्निंग एक्टिविटी जो है वो करवाई जाती है, ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। तो ऐसी लर्निंग को जो है हम क्या कहते हैं? ऐसी लर्निंग को हम कोऑपरेटिव लर्निंग जो है कहते हैं। ऐसी लर्निंग को क्या कहते हैं? सहकारी अधिगम जो है वो कहा जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sprenger's classification of personality is related to which approach of personality assessment? कि स्प्रेंजर का जो व्यक्तित्व वर्गीकरण था वह व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से जो है वो संबंधित है? अब तो पर्सनैलिटी का टॉपिक नहीं है, पहले आता था, ठीक है, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बता देती हूँ। ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, इंस्टिंक्ट अप्रोच या साइको एनालिटिक अप्रोच। तो जो स्प्रेंजर था उनकी जो पर्सनालिटी टेस्ट थी, जो पर्सनालिटी अप्रोच थी, वो थी टाइप अप्रोच, ठीक है। ट्रेट थ्योरी किसने दी थी? अल्पोर्ट ने दी थी, फिर भी थोड़ा बहुत चलो बता ही देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट? ये क्वेश्चन जो है कल भी आया था, ठीक है। उसमें जो है ऑप्शंस थोड़े अलग थे, इसमें ऑप्शंस अलग हैं। मेंटल हेल्थ का जो है यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, 4 स्टेटमेंट दे रखी है, और ये बताना है कि कौन सा जो है वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का जो है वो लक्षण नहीं है। लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड, बैलेंस इन लाइफ, नॉलेज ऑफ आवर पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस, फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल वॉरियर्स। देखो, अगर कोई बच्चा है वो काल्पनिक दुनिया में रहता है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है? आगे देखते हैं। बैलेंस इन लाइफ, अपनी लाइफ में जो है उसका संतुलन बना हुआ है, यह तो गुड मेंटल हेल्थ का जो है एक सिम्टम होता ही है। नॉलेज ऑफ आवर पोटेंशियल एंड लिमिटेशन, उसको जो है अपनी क्षमताओं का और अपनी सीमाओं का जो है वो ज्ञान भी है, तो ये भी मेंटल हेल्थ का सिम्टम है।
गुड मेंटल हेल्थ के सिम्टम जो है ये है, हमें ये बताना कि कौन सा नहीं है। फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल वरीज, कि वो जो है बिना बात की चिंताओं से जो है वो मुक्त है। तो ये भी जो है गुड मेंटल हेल्थ का एक एग्जाम्पल है, या सिम्टम भी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन जब वो क्या कर रहा है कि फैंटेसी वर्ल्ड में जो वो जी रहा है, तो ये गुड मेंटल हेल्थ का जो है वो सिम्टम नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an adolescent is unable to show anger to his parents, then he show his anger to his younger brother. This is an example of which type of defense mechanism. तो इन्होंने कहा कि जब एक बच्चा, किशोर बच्चा जो है वो अपने माता पिता का गुस्सा अपने माता पिता पर दिखाने में क्या होता है, असमर्थ होता है, तो वो क्या करता है, वो गुस्सा जो है वो अपने छोटे भाई बहन को पर दिखा देता है। तो ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति या डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है? रिप्रेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन या डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जब हम अपना गुस्सा जो है किसी सेफ पर्सन पर उतारते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहलाता है। देखो माता पिता तो सेफ नहीं है, उसको पता है कि मम्मी पापा पे अगर मैं गुस्सा निकालूंगा तो वो उल्टा मुझे एक थापड़ और जड़ देंगे, है ना। तो इसलिए उसने क्या किया, अपने भाई को पेड़ दिया। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे घर में लड़ाई हो जाती है, तो स्कूल में बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, घर से लड़के आते हैं, आके स्कूल में बच्चों को गुस्सा उतार देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे कुछ नहीं कहेंगे। तो वो क्या है, एक सेफेस्ट प्लेस है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट का जो है ये एग्जाम्पल है। According to Piaget cognitive development theory, the basic unit of the cognitive structure that helps in the implementation of cognitive behavior is termed as। Piaget के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार में के क्रियान्वयन में मदद करती है। मतलब कि प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, ये पहले तो ये बता रहे हैं कि प्याजे ने जो है वो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी। अब ये कह रहे हैं कि जो संज्ञानात्मक संरचना है उसकी जो मूलभूत इकाई है वो संज्ञानात्मक व्यवहार के किस क्रियान्वयन में जो है वो मदद करती है, ये हमें बताना है। फ्लेक्सिस में, बेसिक इंस्टिंक्ट में, स्कीमा में या कंजर्वेशन में। तो वो किस चीज़ में हेल्प करेगी, वो स्कीमा में जो है वो हेल्प करेगी। देखो कंजर्वेशन की बात प्याजे करता है, लेकिन कंजर्वेशन जो है क्या है, प्याजे की स्टेज का, प्याजे ने जो है 4 स्टेजेस दी थी, उसमें जो थर्ड स्टेज है उसका जो है एक मेन पॉइंट जो है वो माना जाता है कि थर्ड स्टेज में जब बच्चा पहुंच जाता है, जब कंक्रीट स्टेज में जब बच्चा पहुंच जाता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे में कंजर्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, emotional intelligence may be defined as the capacity to reason with emotion in 4 areas: to perceive emotion, to integrate it in thought, to understand it, and to manage it. Who gave this definition of emotional intelligence? देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में यहाँ पर एक जो है डेफिनेशन दी गई है कि जो संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित जो है वो किया जा सकता है। तो संवेगों को देखने, इससे विचार में एकीकृत करने या इसे समझने और इसको प्रतिबंध करने, ये डेफिनेशन जो है वो किसने दी है, यहाँ पर ये हमें बताना है। डैनियल गोल्डमैन ने, मेयर एंड पीटर स्लोवे ने, पीटर एंड माइकल ने या हेल्वर्सन ने। तो ये डेफिनेशन दी है, मेयर एंड पीटर स्लोवे ने जो है ये डेफिनेशन दी है। ठीक है, देखो वैसे तो जो है जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसमें डेनियल गोल्डमैन ने भी जो है वो काम किया है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा था कि ये डेफिनेशन जो है वो किसने दी है, तो ये डेफिनेशन जो है वो मेयर एंड पीटर स्लोवे ने जो है ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड? कि एटीट्यूड को मापन करने की एक प्रत्यक्ष विधि जो है नहीं है, ये हमें बताना है। इंटरव्यू, प्रोजेक्शन, क्वेश्चनेयर या ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में भी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एटीट्यूड को मेज़र करते हैं, डायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्वेश्चनेयर में भी हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू में भी आमने सामने बैठ के इंटरव्यू को लिया जा सकता है। लेकिन जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। प्रोजेक्शन में जो पर्सन है वो हमारे सामने नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए जो है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता।
यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता को जो है वो प्रकट करता है? क्वेश्चन क्या है? अ हॉर्स कैन बी ब्रॉट नियर वाटर बट कैन नॉट बी फोर्स टू ड्रिंक। दिस स्टेटमेंट रिवील्स द ट्रूथ ऑफ थॉर्नडाइक्स विच लॉ ऑफ लर्निंग। तो ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या लॉ ऑफ इफेक्ट, या लॉ ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स? तो थॉर्नडाइक का जो ये नियम है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। देखो, जो लॉ ऑफ रेडीनेस था, इसमें क्या था कि जब व्यक्ति जो है या कोई भी लर्नर जो है वो मेंटली और फिजिकली रूप से जब वो सीखने के लिए तैयार होता है, तभी जो वो लर्निंग है वो क्या होती है? प्रभावशाली होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें कि अगर मान लो कोई बच्चा है, वो लिखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है, तो वो जल्दी सीख जाएगा। लेकिन आप उसके साथ जबरदस्ती करोगे तो वो चिढ़ भी सकता है और सीखने में भी दिक्कत हो सकती है ना। इसी तरीके से मान लो कि कोई एक खिलाड़ी है, जो वो मानसिक रूप से खेलने के लिए तैयार है तो वो अच्छा खेलेगा, लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है कि एक घोड़े को अगर मान लो प्यास लगी होगी, आप उसको तालाब पे ले जाओगे तो वो पानी पी लेगा, लेकिन जब उसको प्यास ही नहीं लगी और आप उसको ज़बरदस्ती पानी पिला रहे हो तो वो पानी थोड़ी ना पिएगा। तो ये कौन सा नियम है? ये लॉ ऑफ रेडीनेस का जो है नियम है। देखो, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होती है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज होती है जब किसी भी क्रिया को जो है बार बार दोहराया जाता है। मीन्स कि कोई भी जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन है उसको रिपीट किया जाता है, तो वो क्या हो जाती है? स्ट्रोंग हो जाती है। और अगर हम रिपीट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बच्चा है, वो डेली क्या करता है? मैथ के सम्स जो है वो सॉल्व करता है ना। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में ये मैं एग्जांपल किसका दे रही हूँ? लॉ ऑफ एक्सरसाइज का। मान लो कोई बच्चा है, वो मैथ के क्या कर रहा है? सम्स को डेली सॉल्व कर रहा है। जब वो डेली सम को सॉल्व करेगा तो उसकी कैलकुलेशन पावर क्या होगी? इंक्रीज होएगी, है ना। उसको लंबे समय तक जो है वो याद रहेगी। लेकिन अगर वो लॉन्ग टाइम तक किसी चीज़ को क्या कर रहा है? उसका एक्सरसाइज मतलब कि उसको रिपीट नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ों को क्या हो जाएगा? भूल जाएगा ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि लॉ ऑफ इफेक्ट में मान लो यदि किसी कार्य का परिणाम जो है वो क्या होता है? सुखद होता है, मीन्स कि अच्छा होता है, तो उसको कार्य करने की, उस कार्य करने की जो है वो रिपीटेशन वो बढ़ जाती है ना। अगर मान लो कि कोई भी जो हम कॉन्सिक्वेंसेस है, कोई भी स्टिमुलस है, वो हमारा स्टिमुलस जो है वो सेटिस्फाइंग है, तो आप क्या करोगे? उसको रिपीट करोगे, है ना। अगर हम रिपीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमें प्रभावित करेगा, पॉजिटिवली प्रभावित करेगा। और यदि मान लो किसी का जो फॉलोअप है या कॉन्सिक्वेंसेस है वो अनप्लेजेंट है, वो उसको क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो उसकी रिपीटेशन क्या होगी? कम हो जाएगी। इसको जो है हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, यदि मान लो किसी छात्र को, ठीक है, अच्छे अंक आने पर उसके मम्मी पापा से क्या है? रिवॉर्ड मिलता है, तो वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। लेकिन अगर मान लो उसके मम्मी पापा से उसको डांट पड़ जाए तो उसकी स्टडी में उसका इंटरेस्ट जो है वो कम हो सकता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं। मान लो कोई बिल्ली है, ठीक है, अगर वो दरवाज़ा खोलने के बाद वो खाना खा पाती है, तो वो बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगी ना। जैसे कि थॉर्नडाइक का ही ये था, जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी। अगर मान लो वो जो लीवर पे बटन जो है उसका प्रेस हो गया, तो वो बार 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 कोशिश कर रही थी ना प्रेस करने की, तो वो खाना पाने के लिए कर रही थी। लेकिन अगर उसको कुछ नहीं मिलता तो वो कोशिश भी नहीं करती। तो ये जो नियम है ये किसने दिए थे? जो ये जो है प्राइमरी नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, ये किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। और जो ये हॉर्स वाला क्वेश्चन है ये बहुत बार पेपर में आया है कि हॉर्स को वो पानी के पास तो ले जाता है, लेकिन पानी पीने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकता। तो ये किसका नियम है? लॉ ऑफ रेडीनेस। इसको हम हिंदी में कहते हैं तत्परता का नियम, है ना। यहाँ पे लिखा भी है तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग। इन्होंने कहा कि जो लेवल ऑफ टीचिंग है उसका कौन सा नहीं है, मतलब कौन सी जो लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो नहीं है, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो, बेसिक लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल। तो लेवल ऑफ टीचिंग जो है आपने पढ़े होंगे, है ना। तो लेवल ऑफ टीचिंग में जो है हमारा बेसिक लेवल जो है वो नहीं होता। कौन कौन से लेवल होते हैं? हमारे मेमोरी लेवल होता है ना।
और अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और रिफ्लेक्टिव जो है लेवल होता है। अब देखो इनको जो है थोड़ा सा डिटेल में जो है मैं बता देती हूँ। जो मेमोरी लेवल होता है ये क्या होता है, ये एक हमारी मतलब कि बेसिक लेवल होता है एक तरीके से, मतलब बुनियादी स्तर जिसको हम कहते हैं। और इसमें जो है बच्चे को क्या करते हैं, मेमोरी लेवल में बच्चे पे जो है वो रोट लर्निंग कराई जाती है। कौन सी लर्निंग कराई जाती है, रोट लर्निंग जो है वो कराई जाती है, मतलब कि मेमोराइजेशन पर जो है वो ज़्यादा जोर दिया जाता है। मेमोरी लेवल में जो है क्या है, बच्चे के मेमोराइजेशन पर जो है वो ज़्यादा जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है, मेमोराइजेशन पर, है ना। और इसमें क्या होती है, इसमें जो है वो रिपीटेशन होती है। इसमें मेमोरी लेवल में क्या होता है, चीज़ों की क्या है, रिपीटेशन होती है। ड्रिल की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। ड्रिल मैंने अभ्यास की जो है वो ज़्यादा प्रयोग जो है किया जाता है। और इसमें जो टीचर है ना, जो टीचर है उसका जो है मेन रोल होता है। मेमोरी लेवल में जो टीचर है उसका क्या रोल होता है, मेन रोल होता है। और जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ अनुकरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें मैथ्स की टेबल बच्चों को याद करानी है, या हिस्टोरिकल डेट्स जो है बच्चों को याद करानी है ना, या फिर कोई सिंबल्स वगैरह जो हैं वो हमें याद कराने हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, मेमोरी लेवल में आ जाते हैं। अब बात आती है अंडरस्टैंडिंग लेवल की। जो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इस लेवल पर जो है बच्चे केवल याद ही नहीं करते किसी चीज़ को, बल्कि उस चीज़ को क्या करते हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं। क्या करते हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी जो है वो करते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे में ये चीज़ क्यों हुई, है ना, हाउ, कैसे हुई, है ना, तो इस चीज़ की जो है बच्चे में समझ आ जाती है। वो इस चीज़ के लिए जो है प्रेरित हो जाता है। और इसमें जो है जो टीचर है और जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, लॉजिकल वे से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें एनालिसिस का जो है प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा में वो क्या करता है, व्याकरण के नियमों को समझकर याद करने की कोशिश करता है ना। और मैथ्स की अगर हम बात करें तो जो वो फॉर्मूला है, मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं वो कैसे ड्राइव हुए, उनके बारे में जो है वो जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये जो है हाईएस्ट लेवल माना जाता है। ये कौन सा लेवल माना जाता है, ये जो है हाईएस्ट लेवल जो है वो माना जाता है। इसमें जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सीखते हैं, मतलब कि स्वतंत्र रूप से जो है बच्चे जो है अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, अपने डिसीजंस जो है वो खुद लेते हैं, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस करना, इसमें बच्चे जो हैं क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। कौन सी थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जो है बच्चे करना शुरू कर देते हैं। और इस लेवल में जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर का काम करता है ना। क्यों, क्योंकि बच्चों में क्या आ जाती है, रीजनिंग पावर आ जाती है। जब बच्चा इस लेवल पर पहुंचता है तो इस लेवल पर जो है बच्चों में रीजनिंग पावर आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट है ना, वो किन रीज़न से हुआ उनके बारे में वो जानने की कोशिश करता है, या साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके परिणामों को वो जानने की कोशिश करता है ना। या फिर कोई मतलब समाज की कोई समस्या है उसके बारे में वो डिस्कस करना जो है वो शुरू कर देता है। तो इसका क्या आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग। अब आपको समझ आ गया होगा बेसिक लेवल जो है वो लेवल ऑफ टीचिंग का एक लेवल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन फ्रेंड ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम। कि जो ब्रेन फ्रेंड ब्रेनर है उनका इकोलॉजिकल सिस्टम का कौन सा जो है वो यहाँ पर नहीं है, माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, या माइनर सिस्टम, या फिर मीजो सिस्टम। तो जो ब्रेन फ्रेंड ब्रेनर थे उन्होंने क्या दिया था, ब्रेन फ्रेंड ब्रेनर ने माइक्रो सिस्टम दिया था, मैक्रो सिस्टम दिया था और मीजो सिस्टम दिया था। लेकिन उन्होंने जो है मीजो सिस्टम नहीं दिया था, है ना, यही चीज़ थी ना, उन्होंने मीजो सिस्टम नहीं दिया था। ब्रेन फ्रेंड ब्रेनर ने जो है अपने इकोलॉजिकल सिस्टम में जो है वो 5 टाइप्स के सिस्टम दिए थे। कौन कौन से दिए थे, माइक्रो, मैक्रो, मीजो, एक्सो और क्रोनो सिस्टम। ये जो 5 सिस्टम थे ये जो है ब्रेन फ्रेंड ब्रेनर ने दिए थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन फ्रॉम ब्रेनर की जो है मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको जो ये पांचों के पांचों सिस्टम है ये समझ आ जाए, ठीक है, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन जो है पेपर में डेफिनेटली बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू इमोशन एंड बेसिक इंस्टिंक्ट, कि जो संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, ये हमें बताना है। एंगर, रिपल्सन, देखो जो इमोशन एंगर है उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, रिपल्शन होना, बिल्कुल ठीक है। ऑनरशिप, कलेक्शन, कि कोई अधिकार है उसके पास तो वो क्या करेगा, उस चीज़ का संग्रह भी करेगा। वंडर, क्यूरियोसिटी, फियर, एस्केप, देखो फियर, एस्केप ये भी बिल्कुल ठीक है, ओनरशिप, कलेक्शन ये भी बिल्कुल ठीक है, एंगर, रिपल्सन ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वंडर का जो है वो क्यूरियोसिटी नहीं होता है, ये क्या है यहाँ पर रोंग है, वंडर का जो है क्यूरियोसिटी नहीं होता है, ये गलत पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वे इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ अडोलसेंट, कि किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। डिस्कशन ऑन सोशलाइजेशन, ऐसे कंपटीशन ऑन सोशल वैल्यूज, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज, या डॉक्यूमेंट्री ऑन सोशल रिलेशन। तो देखो किशोरों में हमें क्या करना है, सामाजिक विकास करना है, तो कौन सी विधि जो है वो सबसे ज़्यादा सही रहेगी, तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़। जब हम ग्रुप एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे तो उनमें क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट जो है बच्चों में ज़्यादा होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to Maslow, need hierarchical theory, esteem needs are which type of need, कि मैस्लो के अनुसार, जो मैस्लो का कौन सा सिद्धांत था, पदानुक्रम सिद्धांत था, तो उसके अनुसार जो है सम्मान की आवश्यकता वो किस प्रकार की आवश्यकता है, उसकी पर्सनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल या इमोशनल। तो जो ये एस्टीम ऑफ नीड है तो ये उसकी कौन सी नीड होती है, ये उसकी सोशल नीड होती है, जो उसकी सम्मान की जो आवश्यकता है वो उसकी सोशल नीड, सामाजिक नीड होती है। क्यों, वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है, उसको कहाँ पर सम्मान चाहिए, उसको समाज में सम्मान चाहिए ना, तो वो क्या बन जाएगी, उसकी सोशल नीड जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू बाकर मेहंदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण से जो है वो संबंधित नहीं है। बाकर मेहंदी है ये, सॉरी मेहंदी नहीं, मेहंदी, ठीक है। अनयूजुअल यूजेज रिलेटेड टास्क की असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, न्यू रिलेशन बिटवीन पेयर्स रिलेटेड टास्क की युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट रिलेटेड टास्क या आस्क एंड गेस रिलेटेड टास्क। तो क्रिएटिविटी में क्या चीज़ नहीं आती, देखो क्रिएटिविटी में पूछो और अनुमान लगाओ संबंधी कार्य नहीं आते हैं। देखो उत्पाद सुधार संबंधी कार्य, इसमें भी क्या है, क्रिएटिविटी लग रही है ना। जब हम कुछ नए रिलेशंस बनाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लगती है, या फिर हम कुछ अनयूजुअल जो टास्क है वो करते हैं तो उसमें भी क्रिएटिविटी लगती है। लेकिन अगर हमने किसी से पूछ लिया और सिर्फ गैस करना है, इसमें हमारी कोई भी क्रिएटिविटी नहीं लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक विभिन्नताओं के बारे में जो है वो सही नहीं है। चलो देखते हैं, यह क्वेश्चन वैसे रिपीटेड है। नो टू पर्सन कैन बी एग्जैक्टली अलाइक, बिल्कुल ठीक बात है कि कोई भी जो दो पर्सन है वो एक जैसे नहीं हो सकते। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो इंडिविजुअल एरियाज होते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो अलग अलग एरिया में जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अफेक्ट्स डिफरेंट डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, ये भी बात ठीक है कि किसी का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी हो रहा है, किसी का धीरे हो रहा है ना। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसमें विकास के विभिन्न आयाम जो है वो प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज ओनली ड्यू टू हेरिडिटी, ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है डिफरेंसेस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हेरिडिटी के कारण होते हैं, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से जो है वो उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रेट थ्योरी फॉर स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको ऊपर बता चुकी कि ट्रेट थ्योरी जो है वो किसने दी थी पर्सनैलिटी की, आल्पोर्ट ने, वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने या आइजेंक ने। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप आंसर कर दोगे, इसका आंसर है आल्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज करेक्ट फॉर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। तो इन्होंने कहा कि संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सूचना प्राप्त हेतु जो है वो सही है, ये हमें बताना है। अब देखो, हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है रिसीव, क्या होता है, रिसीव करना, ठीक है। एक होता है प्रोड्यूस करना। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से सुनना। रिसीव करना, प्रोड्यूस करना। रिसीव करना मीन्स ग्रहण करना किसी चीज़ को। आप किसी चीज़ को ग्रहण कैसे करते हो, या तो आपने उस चीज़ को सुना हो, है ना, या आपने उस चीज़ को पढ़ा हो, तभी क्या है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, रिसीव करते हो। और प्रोड्यूस कैसे करते हो, या तो आपने उस चीज़ को बोला हो, स्पीक किया हो, या आपने उस चीज़ को कहीं पर लिखा हो। देखो, हम क्या करते हैं, अपनी किसी चीज़ की अभिव्यक्ति हम कैसे करते हैं, या तो लिख कर करते हैं या बोलकर। अब देखो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं मतलब कि प्रोड्यूस कर रही हूँ, है ना, कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रही हूँ। आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। आप कैसे रिसीव कर रहे हो, सुनकर, है ना। देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो बीच बीच में तो आप पढ़ के रिसीव कर रहे हो। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो आप सुनकर इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो। तो इन्होंने पूछा कि रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन को रिसीव हम कैसे करते हैं, या तो सुनकर या पढ़कर। तो क्या आ जाएगा, लिसनिंग एंड राइटिंग, सॉरी, लिसनिंग एंड रीडिंग। क्या आएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। ये जो ऑप्शन है लिसनिंग एंड रीडिंग, या तो हम सुनकर या पढ़कर जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्रैक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। कि जो त्रितंत्रीय सिद्धांत था उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। एनालिटिकल, क्रिएटिव, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल। तो जो थ्योरेटिकल है वो जो है ट्रैक थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका टाइप नहीं है, मतलब कि बुद्धि का जो है वो प्रकार नहीं है। According to Kohlberg's theory, what level of morality is it when morality includes self-accepted moral principles? कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वीकृत नैतिक सिद्धांत जो हुआ संबंधित सम्मिलित मतलब हो जाते हैं। प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या कन्वेंशनल या नन ऑफ दिस। तो देखो, जब क्या है, हमारे जो मोरल्स है, हमारी जो मोरालिटी है वो क्या हो जाती है, सेल्फ एक्सेप्टेड। जब हम खुद से उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अपने खुद से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, अपने प्रिंसिपल्स खुद बनाते हैं, तो वो किस लेवल में होता है, वो होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। तो किस लेवल में होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। कन्वेंशनल लेवल में बच्चा क्या करता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है, और उसको सिर्फ और सिर्फ ये पता चल जाता है कि समाज के कुछ नियम हैं। लेकिन जब पोस्ट कन्वेंशनल में बच्चा जाता है तो उसमें यह पता चल जाता है कि जो ये समाज के जो ये नियम है इनको जो है वो चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और जो इसकी लास्ट स्टेज होती है इसमें वो क्या करता है, अपने खुद के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है। इट इज़ अ ट्रांजिशनल पीरियड। तो किशोरावस्था तो क्या है, एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, संधिकरण की अवस्था मानी जाती है। इट इज़ पीरियड ऑफ अनरियलिज्म, और अवास्तविकताओं की अवस्था भी इसको माना जाता है। इट इज़ टाइम फॉर सर्च ऑफ आइडेंटिटी, यह जो है अपनी आइडेंटिटी को पहचान करने का टाइम भी होता है। और इट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ प्यूबर्टी, यह जो है यौवन आरंभ की जो है वो दहलीज भी होती है। तो कौन सा आंसर सही होगा, इनमें से जो है कोई भी आंसर यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी जो है वो अडोलसेंस पीरियड की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। तो इसीलिए जो है बोर्ड के ने इसमें जो है आपको ग्रेस मार्क्स दिया था, बोर्ड की तरफ से आपको 1 नंबर जो है वो मिला था। अगर आप कोई भी ऑप्शन लगा के आयोगे तो आपको जो है 1 नंबर इसमें मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट। जो टैट, जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी था वो किसने दिया था, ये हमें बताना है। मुरे एंड मॉर्गन ने, ब्लैक ने, आइजेंक ने, अल्पोर्ट एंड कैटल ने। तो ये दिया था मुर्रे एवं मॉर्गन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which type of reinforcement schedule is it when reinforcement is provided to learner only after a certain number of responses? कि जब एक निश्चित संख्या के में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को जो है वो पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, तो ये जो है पुनर्बलन किस प्रकार की अनुसूची के अंतर्गत आएगा? देखो, इसने बोला कि जो वो रिस्पॉन्स दे रहा है, जो वो रीइंफोर्समेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है? आफ्टर ए सर्टेन नंबर, मीन्स कि कुछ ना कुछ फिक्स नंबर के बाद जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो कैसा रेशो हो जाएगा? फिक्स रेशो, फिक्स वेरिएबल रेशो, या फिक्स इंटरवल, या फिर वेरिएबल इंटरवल। तो वो क्या कौन सा हो जाएगा हमारे पास? फिक्स्ड रेशो हो जाएगा, कि उसमें क्या दे रहे हैं? कुछ फिक्स्ड रेशो में जो है उसको रीइंफोर्समेंट जो है वो दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्याजे, अडोलसेंस पीरियड इज। देखो, मोरल डेवलपमेंट की बात जो है वो प्याजे ने भी की थी, तो इन्होंने कहा कि मोरल डेवलपमेंट के प्याजे के अकॉर्डिंग जो मोरल डेवलपमेंट है उसमें अडोलसेंस पीरियड जो है वो कौन सा है? स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म, स्टेज ऑफ मोरालिटी कंस्ट्रेंट, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी, या स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। तो जो प्याजे थे उन्होंने हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस की जो है वो बात की थी, तो जो एडोलसेंट पीरियड था वो उनके स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी के अंतर्गत आता है। एडोलसेंस का जो पीरियड था वो स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी के अंतर्गत जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉजिटिवली अफेक्ट लर्निंग? कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वो अधिगम को सकारात्मक रूप से जो है वो प्रभावित करता है? मीनिंगलेस कंटेंट, अगर मान लो कोई कंटेंट मीनिंगलेस है तो वो कैसे पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकता है जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं है? लैक ऑफ मेच्योरेशन, अगर मेच्योरिटी की कमी है तो वो भी पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं करेगा। लैक ऑफ मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन की कमी है तो वो भी पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं करेगा। इंफॉर्मेशनल फीडबैक, तो ये जो है इंफॉर्मेशनल फीडबैक, देखो जब आपने किसी चीज़ को समझा, मान लो मैंने आपको जैसे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आप मुझे क्या दोगे? फीडबैक। आप मुझे फीडबैक कैसे दे सकते हो? मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। तो जब मुझे जो है फीडबैक मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव लर्निंग जो है वो बन जाएगी, है ना। मान लो स्कूल में कोई टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अब बच्चे ने अच्छा चीज़ सुनाया तो रिवॉर्ड के रूप में भी हो सकती है ये, तो वो क्या होता है? पॉजिटिव रूप से जो है वो उसको इफेक्ट करती है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर जो है माना जाता है। रोहित हेल्प्स अदर टू गेट प्रेज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रोहित जो है वो प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है। देखो, अगर हम यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट की बात करें ना, तो जो ये क्वेश्चन है रोहित हेल्प्स अदर टू गेट प्रेज, ये जो है कोहलबर्ग के सेकंड लेवल में आएगा, पोस्ट कन्वेंशनल में, तो सॉरी कन्वेंशनल, सेकंड लेवल था कन्वेंशनल, ये किस में आएगा? कन्वेंशनल लेवल में आएगा, क्योंकि कन्वेंशनल लाइफ लेवल में बच्चा जो है वो क्या करता है? बी ए गुड बॉय एंड गुड गर्ल, मतलब कि वो कुछ अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि रोहित जो है वो प्रशंसा पाने हेतु क्या कर रहा है? दूसरों की हेल्प कर रहा है। तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? वो किस तरीके का उसके अंदर मोटिवेशन है? वो इंस्टिंक्ट है, एक्सटिंक्ट है, इनेट है, या कोई भी नहीं है? तो देखो, जब वो अंदर से किसी चीज़ को कर रहा है, जब वो खुद से किसी चीज़ को कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका वो हेल्प कर रहा है प्रेज पाने के लिए। अच्छा, प्रेज जो है वो कौन करेगा? दूसरा बंदा जो है उसकी प्रेज करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? उसका एक्सट्रिंक्ट मोटिवेशन जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जब उसकी मानसिक आयु 12 है? ठीक है, व्हाट विल बी द इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ 15-year-old बॉय व्हेन हिज मेंटल एज अप इज 12? तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है MA अपॉन में CA इंटू में 100। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो MA है, जो मेंटल एज है, MA मतलब मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100, तो ये फॉर्मूला जो है इसका होता है ना। तो कितना आ जाएगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 80। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका? 80 जो है इसका आंसर आएगा। इस तरीके से जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो निकाला जाता है। एज ए टीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वुड नॉट बी डन बाय यू टू डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट?
एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। मतलब कि आप टीचर हैं और आपको जो है बच्चों की क्रिएटिविटी को डेवलप करना है, तो इनमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो आप कौन सा नहीं करोगे, ये चीज़ हमें बतानी है। अनकरेजमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे को अनकरेज करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिमूवल ऑफ फियर, बच्चे का फियर भी रिमूव करना ज़रूरी है। फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, और बच्चे को जो है प्रतिक्रिया देने के लिए उनको फ्रीडम भी मिलनी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो जो है हम कौन सा कार्य नहीं करेंगे, अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि जो वो डाइवर्जेंटली जो सोच रहा है उसको अवॉइड हमें जो है नहीं करना है, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट विच प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरली इज नोन एज, मतलब कि वो विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है वो क्या कहलाता है। शेफेलिकोइडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, स्पाइरल या सर्कुलर, तो उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल, उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, जो सिफेलिकोइडल होता है, ठीक है, जो सिफेलिकोइडल होता है ये कैसे होता है, ये होता है हेड टू टो, ये होता है हेड टू टो, है ना। और जो प्रोक्सिमोडिस्टल होता है वो कैसे होता है, सेंटर टू पेरिफेरली। दो तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, हेड टू टो एंड सेंटर टू सेंटर टू पेरिफेरली। तो जो सेंटर टू द पेरिफेरली है वो प्रोक्सिमोडिस्टल में आता है, और जो हेड टू टो है वो किस में आता है, सेफेलिक कोडल में आता है। वैसे तो जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल भी होता है और सर्कुलर भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो बात की थी वो सेंटर टू पेरिफेरली और हेड टू टो की जो है वो मैं बता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है। हंगर और थर्स्ट विच टाइप ऑफ मोटिव, ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे कि जो हंगर और थर्स्ट है वो एक्सटिंक्ट है, एक्वायर्ड है, इंस्टिंक्ट है या फिर सोशल है। तो जो भूख और प्यास है वो हमारी कैसी होती है, इंटरनल होती है, तो ये क्या आ जाएगा, इंस्टिंक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो, क्योंकि देखो अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, तो मैं उसी टाइप की जो है वीडियोस लेके आऊँगी। इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, मुझे पता चलेगा हाँ कि बच्चे देख रहे हैं, वो मुझे पसंद करते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।